देखो सेक्शन नंबर 12 में लिख रखा है कि साहब जिन वादों का कोर्ट में मना कर दिया गया है ना, तो अब उसको वापस नहीं करेंगे अपन, वापस संस्थित नहीं करेंगे। अपन ने देखा था कि ये वाला जो सेक्शन है वो यहाँ लागू होता है, ऑर्डर टू 9, रूल 2, ऑर्डर 9, रूल 9, ऑर्डर नंबर 22, रूल नंबर 9। हाँ वो अलग बात है, आप एक बार हम 4 को देते हैं ना, फिर था ऑर्डर नंबर 23, रूल नंबर 1, 3 और 3 है ना। अभी एक बार यहाँ पर ही देखते हैं ऑर्डर नंबर 2 में क्या, ऑर्डर नंबर 2 के रूल नंबर 2 में लिख रखा है अनुतोष मांगने का। कल अपन ने पढ़ा था कि साहब अनुतोष एक बार में मांगा जाएगा। यदि वो कोई अनुतोष नहीं मांग रहे, वाद के अंदर संपूर्ण दावा होगा। हाँ वाद के अंदर संपूर्ण दावा होगा, ये देख लेते हैं। हाँ वो तो क्या, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 में भी तो 3 प्रोविजन, 1, 2 और 3 क्या लिख रखा है कि साहब जो भी अनुतोष मांगे जाएंगे वो संपूर्ण रूप से मांगे जाएंगे, पर यदि कोर्ट की इजाजत से, कोर्ट की अनुमति से किसी अनुतोष को अभी नहीं मांग रहे, किसी अनुतोष नहीं मांग, तो फिर उसके लिए अलग से दावा किया जा सकता है। कब? जब कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी। हालांकि एक बार में संपूर्ण दावे की मांग होगी, पूरा अनुतोष रिलीफ मांगा जाएगा, पर कोर्ट की परमिशन से कह देता है कि सर अभी तो मैं इतनी ही मांग करता हूँ, आपसे निवेदन है कि ये वाली कोर्स ऑफ एक्शन या फिर ये वाला जो रिलीफ था वो बाद में मांग करेंगे, और कोर्ट ने परमिशन भी ग्रांट कर दी। उस स्थिति में तो वापस लिया जा सकता है। और यदि कोर्ट ने परमिशन नहीं दी और वही अपने देखा था 3 साल के किराए बाकी के साल के उसने नहीं दिया, तो फिर वापस मांग नहीं कर सकेगा। तब फिर अतिरिक्त वाद का वर्जन जो सेक्शन नंबर 12 है ये कह रहा है कि साहब आपने यदि अब नहीं मांगा तो फिर अब कभी भी नहीं मांगोगे। वर्जन अब इसमें ये अतिरिक्त वाद का वर्जन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9 क्या कहता है? ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9 लागू होता है ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 8 पे। हम यदि ऑर्डर नंबर 9 को देखें तो ऑर्डर नंबर 9 क्या कहता है? पक्षकारों की उपस्थिति में थोड़ा सा यूं देखें कि यदि पक्षकार में से वादी तो कोर्ट में मौजूद है मगर प्रतिवादी कोर्ट में नहीं आता है, प्रतिवादी कोर्ट में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट एक पक्षीय आदेश दे देगी, एक्स पार्टी आदेश। ये पक्षीय आदेश भी हो सकता है और एक पक्षीय डिक्री भी हो सकती है। डिक्री का मैंने आपको बताया था क्या कि साहब पति पत्नी यदि कोर्ट में चले गए, बाहर पहले से ही समझाइश हो चुकी है और उन्होंने दावा किया है और कोर्ट में वो आ नहीं रहा, तो फिर एक पक्षीय डिक्री भी हो सकती है। और यदि वादी मौजूद नहीं है, वादी मौजूद नहीं है पर प्रतिवादी कोर्ट में है, ये प्रतिवादी कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में वाद खारिज हो जाता है। ऐसी स्थिति में मगर कई अच्छा वाद खारिज हो जाता है, मतलब प्रतिवादी से आप किसी भी बात की डिमांड नहीं कर सकता। पर कई बार क्या होता है, आपने जैसे बूढ़े प्रतिवादी भी कोर्ट में चले जाते हैं, अब उनके खिलाफ दावा तो कर दिया, अपन कोर्ट में चले गए, वादी आ नहीं रहा है, वादी ने दावा किया था 5 लाख रुपए का मेरे खिलाफ, अपन बूढ़े प्रतिवादी हो गए, 2 लाख रुपए अपन ने खुद ने क्या लिख दिया, लिखित कदम में लिख कर दिया कि सर वो केवल 2 लाख रुपए मांगता है कि मेरे पास पड़े हुए, तो ये 2 लाख रुपए की इसने स्वीकृति दी थी। तो कोर्ट को क्या पता चला, वादी तो नहीं आ रहा, प्रतिवादी मौजूद है, क्या बयान दे रहा है, 2 लाख मांगता है, वादी ने मांग की थी 5 लाख। अब क्या कोर्ट दावा पूरा खारिज करेगी? नहीं, 2 लाख की डिक्री कर देगी, इस 2 लाख की डिक्री करेगी, बचे हुए मामले को खारिज कर दिया जाएगा। ये ना प्रतिवादी ने यदि किसी बात को स्वीकार कर लिया है और वादी का दावा खारिज हो गया, वादी का वाद खारिज हो चुका है, मतलब 2 लाख रुपए की तो डिक्री होगी, बाकी का बचा हुआ वाद खारिज हो जाएगा, ठीक है। ये होगी पक्षकारों की उपस्थिति अनुपस्थिति का परिणाम, है ना। वादी यदि आ रहा है तो वाद स्वीकार हो जाएगा, एक्स पार्टी हो जाएगा, प्रतिवादी नहीं आ रहा है तो, प्रतिवादी आ रहा है वादी नहीं आ रहा है तो वाद खारिज हो जाएगा। प्रतिवादी आ तो रहा है नहीं, प्रतिवादी आ भी रहा है, वादी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पर प्रतिवादी ने क्या किया, थोड़ी सी चीज को स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार की गई बात के बारे में तो डिक्री और बाकी का दावा खारिज हो जाएगा।
ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9 ये कह रहा है कि साहब ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 8 में जो कार्यवाही हुई है, क्या होती है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 8 में कार्यवाही? प्रतिवादी उपस्थित है, ये रहा प्रतिवादी उपस्थित, और प्रतिवादी उपस्थित होता है, वादी उपस्थित नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? खारिज हो जाएगा। अब किसी भी आदमी का जब कोई दावा ही खारिज हो गया, ठीक है, तब फिर क्या वो वापस उसी वाद हेतु पर नया वाद ला सकता है? नया वाद नहीं ला सकता। नियम ये कहता है सेक्शन नंबर 12 में, है ना, नया वाद खारिज होने के बाद में नहीं होगा। अच्छा ये याद रखना, ये जो खारिजी की गई ना, ये खारिजी साक्ष्य लिए जाने के बाद में हुई है, एविडेंस होने के बाद में। जब कभी कोई मामला साक्ष्य लिए जाने के बाद में ऐसा माना जाता है कि साहब अब उस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती, तब तो वो खारिज हो जाएगा। साक्ष्य लिए जाने के पहले यदि किसी को खारिज करते हैं तो उसको सेक्शन नंबर नहीं, ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 11 में वाद पत्र का नामंजूर किया जाए, उसमें एविडेंस नहीं हुई तब जाकर हुआ है। यदि एविडेंस हो जाती है तो वाद पत्र खारिज हो जाता है। नामंजूरी में तो नया वाद लाया जा सकेगा ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 13 में, मगर यदि खारिज कर दिया गया मेरिट और डिमेरिट पर, तब फिर बाद में दावा वापस से नहीं लाया जाएगा। ठीक है, वापस देखें ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 8 में दावा खारिज हो गया, नया वाद नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। और वो कह रहा है साहब मुझे दावा लाना जरूरी है, मैं जब उपस्थित नहीं था तो वो उपस्थित नहीं होने की ये वजह थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, और उपस्थित नहीं होने के कारण को कोर्ट से उसने इंट्रोड्यूस करवाया और कोर्ट उसे जस्टिफाई हो गई कि वास्तव में इसकी मम्मी बीमार थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई, और मामला या तो खारिज हुआ या एक्स पार्टी हो गया। ठीक है, चाहे प्रतिवादी ने की चाहे ये की। तो क्या वो आदमी अपने कारण बताने के साथ साथ एक एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, मतलब आवेदन नहीं लगा सकता, ये बात कहते हुए कि सर जो आपने खारिज किया है हमारे दावे को, या एक्स पार्टी किया है, वो एक्स पार्टी को, ये खारिजी को आप अपास्त करो। अपास्त करो मतलब सेट असाइड करो, उसको खत्म करो और मेरे दावे को वापस से रीस्टोर करो, और जहां से आपने उसको खत्म किया था वहीं से सुनना शुरू करो। इस तरह का आवेदन उसने पेश किया। यदि आवेदन को सुनकर कोर्ट कहती है कि वास्तव में आवेदन कंसिडर किए जाने के लायक है, तो ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 9 में ये लिख रखा है कि यदि एक्स पार्टी या वाद पत्र खारिज कर दिया जाता है तो उसको सुनने के आवेदन यदि नया पेश कर दिया गया है तो ऐसे आवेदन को कंसिडर करते हुए कोर्ट ऐसी खारिज की या एक पक्षीय आदेश को क्या कर सकती है? अपास कर सकती। उस आदेश को, कौन सा आदेश? जो उसी कोर्ट ने दिया था, एक्स पार्टी का या खारिज का, और उसी दावे को वापस से सुन सकती है। क्या नया दावा आया? उसी दावे को वापस से सुनवाई की बात आई। मतलब सेक्शन नंबर 12 कह रहा है कि एक बार मना कर दिया जाएगा तो फिर बाद में अतिरिक्त वाद का वर्जन होगा, अतिरिक्त वाद का वर्जन। यदि वाद खारिज हो गया है तो अब नया वाद नहीं आएगा, पर उसको जस्टिफाई कर दिया तब फिर उसी को रिस्टोर करवाए जाने की बात कही जा सकती है। क्लियर है? ये है ऑर्डर नंबर 2 नहीं, ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9। एक बार ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 8 पढ़ो तो कोई। जहाँ केवल प्रतिवादी उपसर्जक होता है वहाँ प्रक्रिया। ठीक है, प्रतिवादी आया केवल। जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है, वहाँ न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जाए। किंतु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा, और जहाँ दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो वहाँ वह वाद को वहाँ तक खारिज करेगा जहाँ तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है। मतलब बचा हुए दावे को तो खारिज कर देंगे, जो उसने स्वीकार किया उसके विरुद्ध वो डिक्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट आओ ऑर्डर 9 के रूल 9 पे। प्रतिक्रमण के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है। हाँ यही बात भाई जो अपन ऑर्डर नंबर 8 में पढ़ी ना, खारिज का। जहाँ वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है, वहाँ वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद लाने से प्रवृत्त हो जाएगा। ठीक है, नया वाद लाने से प्रवृत्त हो जाएगा, अतिरिक्त वाद का वर्जन हो जाएगा। किंतु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा, और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी उस समय उसकी अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतु था, तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए मतलब जहां वाद खारिज किया गया था वहां से। अच्छा, इसी वजह से बच्चों वहां पर देखो एक्स पार्टी आदेश की अपील हो सकेगी, सेक्शन नंबर 96 के प्रोविजन नंबर 2 पे क्या लिख रखा था?
एक्स पार्टी आदेश की अपील हो सकेगी। वो इसीलिए है कि यदि एक्स पार्टी आदेश हो गया तो उसको अपन सेटिस्फाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अच्छा, ये एक्स पार्टी आदेश नहीं था, ये तो खारिजी था, है ना, ये तो खारिज था, एक्स पार्टी नहीं था। ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 13 में क्या बात है? ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 में क्या बात है भाई? प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास। ठीक है, ये तो बात थी किसकी? खारिज की जाने की, है ना। और ये है सेक्शन नहीं, ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 13 की एक पक्षीय आदेश को अपास करना। क्या कहा उसने? किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय पारित की गई है। प्रतिवादी के विरुद्ध कोई डिग्री एक पक्षीय पारित क्यों होती है? जब प्रतिवादी नहीं आता। ठीक है, वह प्रतिवादी उसे अपास करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी, और यदि वह न्यायालय अच्छा, किसको अपास करने का आदेश एप्लीकेशन दे रहा है? एक पक्षीय आदेश को डिग्री को हाँ एक्स पार्टी आदेश को अपास करने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। तो या तो वो 9/13 की एप्लीकेशन देगा और या फिर ऊपर वाली कोर्ट में अपील करेगा 96 के 2 में, क्योंकि लिख रखा है कि एक्स पार्टी आदेश की अपील हो सकेगी। हाँ, कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी, और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी, या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने में किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा था। मतलब वो क्या कह रहा है कोर्ट को कि सर या तो सम्मन की तामील ठीक ढंग से नहीं हो, मतलब मेरे पास में सूचना नहीं है, और या फिर सम्मन की तामील तो होगी पर जो जिस समय को मुकर्रर किया गया था उस वक्त मैं किसी काम में ऐसे काम में बिजी था जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। हाँ, तो खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा। अच्छा बेटा, ये खर्चे कौन से? देखो, ये खर्चों के बारे में आपने भी पढ़ा, अभी जैसे इससे पहले भी सेक्शन पढ़ा था, तो खर्चों के बारे में वो क्या है? जो समन कोर्ट पेनल्टी इंपोज कर सकती है कि ये तुम्हारी गलती थी, तुम नहीं आए, हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो ये पेनल्टी को आप करवाते हो, सामने वाला वकील ऑब्जेक्शन कर सकता है। हाँ, खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक वह अपास कर दी जाए, और बाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। अच्छा, उस प्रतिवादी के विरुद्ध, इसका मतलब क्या है? एक वाद में कई सारे प्रतिवादी हो सकते हैं, और कई सारे प्रतिवादियों में से 4 आदमी तो आज भी नहीं आए, केवल कौन आया है? एक ही आदमी आया है। तो फिर वो डिक्री केवल और केवल किसके विरुद्ध सेटिस्फाइड की जा रही है? जो आया है उसके विरुद्ध, इसलिए उसने यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा है। क्लियर है? अच्छा, ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 13, अच्छा ये कहाँ से आया है? ये आया है ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 6 से। देखो क्या लिखा है ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 6 में, जहाँ वादी उपस्थित है और प्रतिवादी नहीं आ पाया है। किस वजह से नहीं आ पाया? उसके 3 ग्राउंड दे रखे हैं। क्या क्या ग्राउंड है? ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ग्राउंड, जहाँ सम्मन की तामील सम्यक ढंग से नहीं है। एक या सम्मन की तामील सम्यक रूप से की गई है, जहाँ सम्यक रूप से की गई है पर फिर भी नहीं आया है, तो ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 6 में जो पैरामीटर नंबर 2 है ना, उसके आधार पर एक्स पार्टी आदेश होता है। वो एक है, ये 2 है। ये पहला है ग्राउंड सर, पहला ग्राउंड है, उपस्थित तामील कर दी गई है। तामील करती फिर भी वो उपस्थित नहीं हुआ। इसके फर्दरेंस में 9/6 का फर्स्ट में, और फिर बाद में आदमी 9/13 पर जाता है, और सेक्शन नंबर 9/8 से कोई भी आदमी कहाँ जाता है? ऑर्डर नंबर 9। क्लियर है? समझ में एकदम? अच्छा, ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 13 में सबसे लास्ट पेज स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, एक बार पढ़ के देखो उसका क्या लिखा हुआ है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल दो आप लोग। हाँ, दोनों है ये शायद। जहाँ इस नियम के अधीन एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, वहाँ उस एक पक्षीय डिक्री को अपास करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा। क्या मतलब हुआ? एक्स पार्टी अपील कर दी और अपील को डिस्पोज कर दिया था, ठीक तो है। वो 9/13 की एप्लीकेशन नहीं लगा। अब 9/13 की एप्लीकेशन नहीं लगाएगा, और यदि बावजूद उसको 9/13 की एप्लीकेशन लगानी है तो जिस आधार पर उसने अपील की थी उसको वापस से विड्रॉल करना पड़ेगा, फिर बाद में अपील ये 9/13 की एप्लीकेशन लगेगी। कहने का मतलब ऐसा कह रहा है कि एक ही आदमी उसी मामले को अपील में भी नहीं उठाएगा और सेम कोर्ट में 9/13 की एप्लीकेशन भी नहीं लगाएगा। क्लियर? अपील कर ली है सर, तो उसके बाद में भी वो हाँ, देखिए अपील के ग्राउंड क्या क्या होता है? अपील किस आधार पर की? डिग्री तो थी। अपील किस किस बात पर की है कि साहब इसने पैसे ज्यादा, कोर्ट ने पैसे ज्यादा इंपोज कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पर उस वाद को रीस्टोर करवाए जाने का क्लेम उसने अपील में नहीं उठाया।
तो ये जो बात जिसमें वो कह रहा है कि सर मेरा दावा रीस्टोर करो, ये उसने अपील में नहीं उठाई, तो फिर ये कहाँ उठा सकता है? 913 पे उठा सकता है। अब उसने अपील में भी उठा दी कि सर मेरा दावा रीस्टोर करने का आप आदेश दो कोर्ट में, तब फिर वो 913 की एप्लीकेशन नहीं लगाए, फिर अपील कोर्ट ही उसको डिसाइड करेगी। सम्यक का मतलब प्रॉपर रूप से। तो क्या मतलब समझे भी अपन? सेक्शन नंबर 12 देख रहे हैं, अतिरिक्तवाद का वर्जन। वो यूं कह रहा है कि सभी इन सब चीजों में अतिरिक्तवाद का वर्जन होगा। ऑर्डर नंबर 2 के रूल नंबर 2 में जब 4-5 अनुतोष मांगने थे और उसने एक अनुतोष नहीं मांगा, तो उसके बारे में क्या होगा? कोर्ट में वो वापस से दावा नहीं ला सकता, क्योंकि सेक्शन नंबर 12 कह रहा है अतिरिक्तवाद का वर्जन। पर इसमें एक कहानी लिख दी कि यदि कोर्ट की प्रायर परमिशन से यदि उसने कोई रिलीफ नहीं मांगा तब वो वापस से दे सकता। क्लियर? दूसरा अतिरिक्तवाद का वर्जन ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 9 में किसकी बात होता है? ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 8 की। यदि वाद उसका खारिज कर दिया जाता है तब फिर वो नया वाद नहीं लाएगा। सेक्शन नंबर 12 अतिरिक्तवाद का वर्जन। पर इसमें क्या बात लिखी है? मगर कोर्ट को ये पावर है कि यदि वो एक बच्चा एप्लीकेशन देता है, बच्चा मतलब वादी, हाँ वादी, दावा खारिज हुआ ना, यदि वादी एप्लीकेशन देता है क्या कि सर इस कारण से मैं आया नहीं, तो वो अपने उस ऑर्डर को जिसको वाद को खारिज किए जाने का आदेश दिए थे उसको सेटिस्फाइड कर सकता है और उसी दावे को उसी समय से वापस से रीस्टोर कर सकता है। समझ गए? दूसरी मतलब। तीसरी पे आ जाओ, ऑर्डर नंबर 22 का रूल नंबर 9। हाँ, या तो उपशमन हो जाए। उपशमन का क्या मतलब होता है? जुबेर उपशमन, आप ऐसे बोलते हो उपशमन, है ना? वो उपशमन नहीं, उपशमन है। क्या है? क्या होता है उपशमन? सीआरपीसी में कहा देखा 394 में कि कुछ ना कुछ वर्ड्स पर तो एकदम एग्जैक्ट पहुंच जाता है बच्चा। अपीलों का उपशमन 394 है ना? अच्छा, उपशमन का मतलब वाद का खत्म किया जाना। क्यों खत्म हो रहा है? वो आदमी मर जाता है, वहां पे भी मर जाता है और ऑर्डर नंबर 23 में भी मर जाता है आदमी को। और जब किस आदमी के खिलाफ इस तरह का दावा कर लिया जाता है ऑर्डर नंबर 22 के रूल नंबर 9 में, या तो वादी या प्रतिवादी मर गया कोई बीच में, हालांकि दावा तो खत्म नहीं होगा पर वाद का उपशमन हो जाता है। पर यदि वादी उसके लीगल हायर्स को रिकॉर्ड पर लिखना आना चाहे तो एक एप्लीकेशन मूव करेगा कि सर उस आदमी की प्रॉपर्टी इन आदमी को जा रही है, आप इस आदमी को पार्टी बना के इसके खिलाफ दावा करें, तो फिर उसी पार्टी से उन्हीं पक्षकार से दावा वापस से शुरू हो जाएगा। इसी को अपन समझ लेंगे। ऑर्डर 22 का रूल नंबर 9 पढ़ोगे एक बार। जहाँ वाद का इस आदेश के अधीन उपशमन हो जाता है या वह खारिज किया जाता है, वहाँ कोई भी नया वाद उसी वाद हेतु पर नहीं लाया जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया कि साहब या तो उपशमन हो गया या खारिज हो गया, तो नया वाद नहीं लाएंगे। ठीक है। वादी या मृतवादी का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति या दिवालियावादी की दशा में उसका समुद्देशित या रिसीवर उपशमन या खारिजी अपास्त करने के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा, और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि वाद चालू रखने से वह किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा था, तो न्यायालय खर्चों के बारे में ऐसे निबंधनों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे उपशमन या खारिजी अपास्त करेगा। क्या हो गया? सेम वही बात होगी भाई। वहां पर तो क्या था 2-2 में नहीं 9 में तो क्या था? खारिज हो गया था। और यहाँ क्या हुआ? वाद का उपशमन हो गया आदमी के मरने की वजह से। अब उनके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह ने एप्लीकेशन दे दी और उसको वो रिकॉर्ड लेके आ गए, तो वाद क्या हो जाएगा? वहीं से ही वापस से रीस्टोर हो जाएगा और कार्यवाही वहीं से ही सुन ली जाएगी। वैसे इसका ऑर्डर नंबर 23 का रूल नहीं, ऑर्डर नंबर 22 का रूल नंबर 1 पढ़ो जरा एक बार। यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं होता। इसको ना याद करना पड़ेगा अपन को कि साहब विवाद की विषय वस्तु तो बची हुई है और विवाद के पक्षकार मर गए, तो विवाद का पक्षकार मरने की वजह से विषय वस्तु नहीं मरी है, तो विषय वस्तु के संबंध में दावा लाने का अधिकार तो अभी भी जिंदा ही रहेगा। यही कह रहा है, यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद का उपशमन नहीं होता है। और यदि किसी आदमी की पर्सनल लायबिलिटी के साथ कोई हो और वो आदमी मर जाए, यदि किसी वाइफ ने हस्बैंड से क्लेम कर रखा है मेंटेनेंस, उसकी सैलरी से बेचारे की रोजाना डिडक्ट होती जा रही है वो सैलरी है, और उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, सैलरी के बेस पर ही था और वो आदमी मर गया। अब जहाँ व्यक्तिगत लायबिलिटी होगी वहाँ आदमी के मरने के साथ व्यक्तिगत लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो बात अलग है
कि साहब कोई महिला हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने पति की मृत्यु के बाद ससुर की या फिर ससुर की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार है, वो अलग बात है। ये वाली बात उपशमन की मृत्यु के साथ में। और सर उसकी जो जॉब है सर, अगर उसके भाई या किसी और को मिलती है तो हाँ भले ही मिलो तो पहली तो वही होगी ना, लाइबिलिटी तो वो सब पहले उसको ही मिलेगी ना, तो जॉब। अच्छा ऐसा तलाक होने के बाद में, मैरिज डिसॉल्व होने के बाद में वो कोई हकदार नहीं है यार। पेंशन से कट रहे हो तो फिर क्या जॉब लेंगे? पेंशन से कट रहे हो, पेंशन ये बोले जॉब लेंगे, मैंने कहा रिटायर्ड होने के बाद पेंशन से कट रहे हो तो फिर जॉब कहाँ लेगा? हाँ, और मान लो रिटायर हो गया तो वो तो सेकंड बात है सर, मैंने तो पहली बात। हाँ, और दूसरी बात ये कि विवाह नहीं, मतलब कोई भी पत्नी तभी हकदार होगी किसी पति जो सैलरी शुदा है, मतलब नौकरी शुदा है, और डेथ हो जाती है उसकी, तब तो उसकी पत्नी सक्षम होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी। ऐसा नहीं हो कि ना 10वीं पास भी नहीं है वो क्लेम करे, मिनिमम वो एलिजिबिलिटी। वो जो पैसे आते हैं तो सर उसमें से बोले मेंटेनेंस तो महीने का होगा, वो सर उसके बाद जो कोर्ट के आदेश देते हैं हर महीने के आदेश के लिए है। पति खत्म, सैलरी पर था, अब उस प्रॉपर्टी पर यदि आदेश करवाना तो अलग करवाओ, है ना। चलो 125 में एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, लाइक देना पड़ता 125 में एक्स पार्टी ऑर्डर होता है तो क्या कोर्ट आदेश इसका जवाब दो। 125 में एक्स पार्टी आदेश हो गया सीआरपीसी में, तो क्या ऐसे आदेश की अपील के लिए हाई कोर्ट जाएंगे या कहां जाएंगे? सेशन कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब सेक्शन नंबर 372 373 जनरल अपील शक्तियों के बारे में, इनके आदेश की अपील यहाँ, इनके आदेश की अपील यहाँ। चलो ऑर्डर नंबर 9, ऑर्डर नंबर 22 भी हो गया, रूल नंबर 9 हो गया, ऑर्डर नंबर 23 क्या करेंगे? हाँ ये हो गया विड्रॉल। यदि किसी एक आदमी ने दावे को विड्रॉल कर लिया, प्रत्याहरण कर लिया, तब उसी कोर्स ऑफ एक्शन पर वापस से दावा नहीं लाया जाएगा। पर उसने विड्रॉल किया है किनकी परमिशन के साथ? क्या परमिशन? कि मैं वापस दावा ला सकूंगा, तो तय समय सीमा में वापस दावा ला सकेगा। ही कह रहे हैं ऑर्डर नंबर 23 का रूल नंबर 1। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑर्डर नंबर 23 का रूल नंबर 1 का प्रोविजन 1। वाद शास्त्रित किए जाने के पश्चात किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों के या उनमें से किसी के भी विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा, है ना। तो प्रोविजन दे दिया, यदि परित्याग कर दिया या विड्रॉल कर लिया तो अब वापस दावा नहीं लाया जाएगा। परंतु क्या लिखा है? परंतु ऐसा लिखा है यदि वादी कौन है? अव्यस्त है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? न्यायालय की इजाजत लेनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, सबसेक्शन 2 सब रूल 2 को हटा रहे हैं, सब रूल 3 पे, जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है क्या कि वाद किसी प्ररूपी त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा, तो उसे लग रहा है कि ना दावा क्या हो जाएगा, नामंजूर होने वाला है या रिजेक्ट होने वाला है, या वाद की विषय वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुचार करने के लिए पर्याप्त आधार है, या क्या कोर्ट समझ रहा है कि साहब जो आदमी मामले को विड्रॉल कर रहा है उसको वापस से रिस्टोर करवाए जाने के लिए परमिशन दी जा सकती है। वह ऐसे निबंधनों पर जिन्हें वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद की विषय वस्तु या दावे के ऐसे भाग के संबंध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए, अंडरलाइन करना है इसको, ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यदि विड्रॉल कर लिया जाए, नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल क्या है? विड्रॉल हो गया तो दावा नहीं लाया जा सकेगा। यदि विड्रॉल किया है शर्त के साथ, क्या शर्त है? कि मेरे को वापस से स्वतंत्रता होगी कि मैं इसी वाद विषय पर वापस से दावा ला सकूंगा, और कोर्ट ने उसको परमिट कर दिया, तब इस आधार पर वो वापस से दावा ला सकते। हाँ,
परिसीमा के बारे में क्या लिखा हुआ है? मैंने बताया था कि यदि उसने विड्रॉल कर लिया तो परिसीमा के क्या नियम होंगे? वही सब वहाँ से जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था वहीं से ही होगा। अभी उसने विड्रॉल किया है वहां से नहीं, ऐसा लिखा हुआ है रूल नंबर 2 पे। पढ़ो। अंतिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन ली गई अनुमति पर हाँ नहीं, वैसे हेडिंग पढ़नी चाहिए। परिसीमा विधि पर पहले वाद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन दी गई अनुज्ञा पर संस्थित किसी भी नए वाद में वादी परिसीमा विधि द्वारा उस रीति से आबद्ध होगा मानो प्रथम वाद संस्थित नहीं किया गया है। प्रथम वाद संस्थित नहीं किया गया मतलब कॉज ऑफ एक्शन उस वक्त अराइज हुआ था, वहीं से जो परिसीमा शुरू हुई वही रहेगी, ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिर सेक्शन नंबर 12 नहीं, हाँ सेक्शन नंबर 12 में अतिरिक्त वाद के वर्जन के चारों पॉइंट। ऑर्डर नंबर 2 रूल 2, यदि अनुतोष दिए जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर बाद में दावा पेश करता है तो ये अनुतोष के लिए नया वाद पेश कर सकेगा, इसके बावजूद भी सेक्शन नंबर 12 में अतिरिक्त वाद का वर्जन है। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9, एक्स पार्टी या वाद खारिज हो जा रहा है तो भी वो क्या करेगा? सेम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकेगा वाद को अपास करने के लिए, नहीं उस आदेश को अपास करने के लिए। ऑर्डर 22 रूल 9, वाद का यदि उपशमन हो जाता है और उपशमन होने के बाद में उसके लीगल हायर्स या रिसीवर वगैरह क्या करते हैं? एप्लीकेशन के उपशमन नहीं करके वापस से रिस्टोर करवाने के आदेश करते हैं। यदि उपशमन हो जाता है तो उस वाद हेतु पर नया दावा नहीं लाया जाएगा, पर उसी आदेश को सेटिस्फाइड करवाकर अपास करवाकर दावे को रिस्टोर करवाया जा सकता है। और ऑर्डर 23 रूल नंबर 1, यदि विड्रॉल कर लिया तो नया दावा नहीं लाया जाएगा, पर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ कोर्ट इस फ्रीडम के साथ कि नया दावा लाया जा सकता है उसको वापस से ला सकेंगे। क्लियर है? मतलब जहां कहीं प्रोविजन दे दिए तो फिर हमें उस प्रोविजन को ही फॉलो करना है। जिस तरह से कि एग्रीमेंट में लिख दिया कि विवाद की विषय वस्तु भोपाल में होगी तो भोपाल में। तो सेक्शन में ये सेक्शन 12 में यही पूरा मटेरियल लिखना है। हाँ, अतिरिक्त वाद के वर्जन के संबंध में क्वेश्चन आएगा तो एक तो पहले सेक्शन नंबर 12 की हेडिंग लिखनी है कि जहां सीपीसी में इस तरह से प्रावधानित है कि अतिरिक्त वादों का वर्जन होगा, वहां किसी भी वाद पर नई सुनवाई नहीं होगी। पर इस सेक्शन का विस्तार सेक्शन नंबर नहीं, ऑर्डर नंबर इसके इनके ऊपर भी होता है, पर जहां परमिशन ग्रांट करने की या फिर इस तरह की प्रक्रिया होती है तो ऐसा है। तो क्वेश्चन बड़ा करने के लिए पूरा मटेरियल लिख सकते हैं। बड़ा लिखा जा सकता है, इत्मीनान से लिखा जा सकता है। क्लियर? आंसर यानी किसी में भी वाद ला सकता है। हाँ, अतिरिक्त वाद का वर्जन होने के बावजूद भी सेम कोर्ट पे मामले को सेटिस्फाइड करके रिस्टोर करवाए जाने का आवेदन किया जा सकता है। चले आगे, हटाओ इसको। अच्छा, समझ में आया नहीं आया बच्चा की वाली कहानी? ठीक है, कोई मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान सी बात है। क्या देख रहे थे अपन? सेक्शंस पढ़ रहे थे। चलो अपन ऑर्डर पर आ जाते हैं। ऑर्डर नंबर 6 तक कल हो गए थे। अच्छा, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना 7/11। अभिवचनों में संशोधन 6/17 अभिवचन में संशोधन। प्रतिनिधिक वाद 1/8। नया वादी का या फिर नए प्रतिवादी का नाम जोड़ना 1/10। संदेह की स्थिति में कि पता होना कि किससे दावा मांगा जाएगा 1/7। वाद में वाद के पक्षकार का संयोजन, असंयोजन और कुसंयोजन 13 तो है आक्षेप 1/3 और 1/9 वादियों का और प्रतिवादियों का दोनों का 1/3 और 1/9। ऑर्डर 1 का 1 ऑर्डर हाँ सर, 1 का 1 हाँ, 1/3 और 1/9 वादियों का पक्षकार का संयोजन, असंयोजन और कुसंयोजन। ठीक है। अच्छा, आप ऐसा करो 1/3 और 1/9। हाँ, चलो फिर आगे अपन वाद हेतुकों का संयोजन 2-3 और आणविक प्राय न्याय जो कि सेक्शन नंबर 11 के कौन से इलस्ट्रेशन से 4 और ऑर्डर के 2 के 2 में। वहां पर तो है किस आधार पर आप मतलब मांगे नहीं, जो आपने अधिकार की मांग की उसके आधार पर और जो आपने प्रतिरक्षा की उसके आधार पर, जबकि 2 है अनुतोष के आधार पर। मतलब वो तो दावों को पेश किए जाने की बात कर रहे हैं और ये मांगे जाने वाले रिलीफ के बारे में बात चल रहा है। 2 3 का तो हो ही जाएगा। मान्यता प्राप्त अधिवक्ता कौन कौन होगा कौन नहीं। 4 वाद का संस्थित करना कितनी कॉपी में 2 और ऐसा संस्थित करके वो किस में रजिस्टर करता है सिविल रजिस्टर में उसको दर्ज करता है। फिर 5 में सारी बातें होगी 5/9 5/9 है 5/7 5/17 5/15
5 24 और 5 30 ये सब चीजें पता है। 6 में कल एक दो चीजें देख कर 6 17 पर आ गए थे और 6 18 भी आ गए थे। अब आज आ गए अपन 7 7 कहता है वादपत्र। 6 तो है अभिवचन। अभिवचन में कौन कौन शामिल है? जैनब, परिसीमा का क्या मतलब होता है? अभी अभी अपन ने पढ़ा परिसीमा के अधीन रहते हुए जो टाइम दिया हो वो काय का टाइम होता है? जैसे कॉज ऑफ एक्शन वो लिखी आदेश और उसके अपील के लिए टाइम। देखो परिसीमा किसके लिए भी हो सकता है, आप इनके लिए भी ठीक कर रहे हो। वैसे परिसीमा होता है कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन उत्पन्न हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटा, कुछ टूटा, यहाँ से लेकर न्यायालय में जाने के लिए लॉ कुछ समय को डिफाइन करता है कि सर आपको इतने समय में कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो वो अलग अलग चीजों के अलग अलग लिए कि यदि चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए अलग समय है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए अलग समय है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए अलग समय, तो अलग अलग समय तय कर रखा है। इस समय सीमा में ही न्यायालय में जाना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? परिसीमा अवधि। यदि ये परिसीमा अवधि नहीं डिफाइन कर रखी होती तो क्या होता? कभी भी जाओ। कोई ने आदमी ने 40 साल पहले भारत आजाद होने के पहले कोई पैसे उधार दिए थे 4 रुपए, उसमें 4 रुपए की कीमत ज्यादा थी और वो आज मांगने आ गया कि सर इसी तरह की बात है, तो कहेगा कोर्ट इसमें अवधि में। सर ये लिमिटेशन एक्ट में ये लिमिटेशन एक्ट में है। और परिसीमा अवधि न्यायालय के द्वारा पारित किए गए डिक्री की यदि अपील या कोर्ट में अपील करनी है तो यहाँ पर एक समय सीमा तय कर रखी है, वो भी क्या है? परिसीमा अवधि है कि सर इतने समय में ही आपको अपील करनी पड़ेगी, उसके बाद आप नहीं कर सकते। सर लिमिटेशन एक्ट इसमें है क्या सर? फाइनल ईयर में लिमिटेशन एक्ट फाइनल ईयर में है ना सीपीसी के साथ में। सर कितने ऑर्डर कराओगे अभी? 6:30 हो गई है। टाइम ज्यादा हो गया क्या? 6:30 के ऊपर हो गई, सो तो जाना है। ऑर्डर स्टार्टिंग में 32 हो गए। इस पर जाना है। तो ये कहाँ पे? खत्म कर देते मतलब सीपीसी की क्या आज नहीं, आज नहीं, क्लास